हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो जो पहले सिलेबस हुआ करता था नई एजुकेशन पॉलिसी से पहले, तो वहां पे ये जो टॉपिक होती थी ये क्लास बीएससी थर्ड ईयर में हुआ करता था, लेकिन अब ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है। तो देखिए इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर कितने टाइप का होता है जो आपको बेसिकली पढ़ना, जैसे उसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन होगी, उसका यूज क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा पीछे क्लास में, या हम लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा पॉलीमर क्या होता है, क्योंकि आपकी यूनिट ही पॉलीमर के बारे में है। आपकी दो यूनिट है बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, दो यूनिट है पॉलीमर, एक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर और एक है काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर। अगर बात की जाए पहली यूनिट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर की, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर ही आती है। और अगर हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के लिहाज से देखें तो उसमें इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि उसमें पूरे एक चैप्टर में ही पूरे दो अच्छे खासे टॉपिक को कवर किया गया है। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया है, हमेशा वो पेपर में आपके आता हुआ है। देखिए इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या, ऐसा कोई पॉलीमर, पॉलीमर को मतलब क्या बोलते हैं, पॉलीमर मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल, ये तो बोलते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हम लोग अगर इनऑर्गेनिक है यानी इसके अंदर कार्बन नहीं होगा, यानी ऐसा कोई भी जॉइंट मॉलिक्यूल या लार्ज कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन ना हो, बाकी कोई भी एटम होगा, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर। यहां पे कह सकते हैं कि द कंपाउंड विच हैव a giant molecule या giant molecular mass but it does not have carbon, then it is considered as inorganic polymer। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर खास बात यही होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर से ज्यादा होता है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ऑर्गेनिक पॉलीमर कोई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस है, तो ये उसके ज्यादा होगा, उससे ज्यादा हार्ड होता है, उससे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उससे ज्यादा उसकी नेचर थोड़ा ब्रिटल होता है। तो इस तरीके से इसके कुछ अपने अलग एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है, उसके बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इट इज ए जॉइंट मॉलिक्यूल विच आर composed of atom other than carbon, consider as inorganic polymer। बस यही होगा कि भाई एक कोई जॉइंट मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर कार्बन ना हो, बाकी कोई और एटम होगा, उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर। अब यहां पे हमारे पास ये हो गया इनऑर्गेनिक पॉलीमर। देखिए इसके बारे में, इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, कह देते हैं कि प्रॉपर्टी में अगर हम लोग करें, क्योंकि पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या है, उसकी दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कीजिए। तो इसका मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, with respect to organic polymer। क्लियर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर के रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छी होती है। अब यहां पे देखें, हमको दो पॉलीमर पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, इनऑर्गेनिक पॉलीमर दो पढ़ने हैं। पहला एक हमारे पास है सिलिकॉन, दूसरा हमारे पास है फॉस्फाजीन। क्या है, सिलिकॉन और फॉस्फाजीन। देखिए एक चीज और आप जाने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि कार्बन अपने दूसरे कार्बन से ऐसे आसानी से जुड़ता चला जाता है और वो 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख आपस में कार्बन जुड़ सकते हैं। ऐसा रीजन इसलिए होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो कार्बन बहुत ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि कार्बन का जो होता है ना कैटिनेशन पावर, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। अब कैटिनेशन पावर कहते हैं किसको है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को कहते हैं।
तो यहां पे अब हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन और फास्फाजीन। तो ऐसा नहीं होता कि ये भी हजारों सिलिकॉन आपस में, हजारों फास्फोरस आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये 10, 20, 40, 30 इस तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो सिलिकॉन के अंदर जो मेन एलिमेंट होगा वो सिलिकॉन है, और फास्फाजीन के अंदर क्या होता है, फास्फोरस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए सिलिकॉन की जो बेसिक यूनिट होती है, जो लिंकेज होता है SiO-Si लिंकेज होता है। सिलिकॉन के अंदर कैसा होता है, SiO-Si लिंकेज होता है। और फास्फाजीन के अंदर होता है PNP लिंकेज होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस लिंकेज होता है। अब यहां पे हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है R2SiO। जो हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होती है वो होती है R2SiO, और यहां पे जो हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होती है वो होती है PnCl2। क्या होती है, PnCl2। यहां पे क्लोरीन होता है। आए इसके बारे में हम लोग सिलिकॉन के बारे में इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फास्फाजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग यहां पे पढ़ेंगे सिलिकॉन की प्रिपरेशन क्या होती है, सिलिकॉन को कैसे बनाया जाता है, और उसके कुछ जो क्रॉस लिंक होते हैं, लीनियर होता है, साइक्लिक होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स को दो नाम से और जानते हैं, पॉलीसिलॉक्सेन OR, हाई टेम्परेचर पॉलीमर, ये सब इसके नाम है, पॉलीसिलॉक्सेन OR हाई टेम्परेचर पॉलीमर। अब देखें इसके बारे में सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो लिंकेज होता है SiO-Si लिंकेज होता है पहली चीज। उसके बाद इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो R2Si, इसमें हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होती है R2SiO। अब देखो जो हमारे पास सिलिकॉन होता है वो तीन तरीके होता है, एक होता है लीनियर सिलिकॉन्स, दूसरा हमारे पास होता है साइक्लिक सिलिकॉन्स, और तीसरा हमारे पास होता है क्रॉस लिंक सिलिकॉन। ये हमारे पास तीन तरह के सिलिकॉन होते हैं और तीनों की प्रिपरेशन हमको पढ़नी है। सबसे पहले देखिए लीनियर सिलिकॉन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे SiO-Si ये है। अब यहां पे एक R लगा दीजिए, यहां पे भी एक R लगा दीजिए, या यहां पे हम लोग ऐसे बॉन्ड को छोड़ दे, यहां पे R लगा दीजिए, यहां पे R, यहां पे R, फिर उसके बाद ये R। ये हमारे पास क्या है, देखिए SiO-Si लिंकेज होना चाहिए पहली चीज, और R2SiO ये बार बार रिपीट करना चाहिए। ये हमारे पास कहलाता है लीनियर सिलिकॉन। इस तरीके से आप ऐसे जोड़ दें अगले बार। फिर अब यहां पे हमारे पास लीनियर में देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, SiO-Si, यहां पे R। ये हमारे पास हो गया साइक्लिक सिलिकॉन। क्या है, SiO-Si लिंकेज है और R2SiO, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। अब यहां पे आते हैं SiO-Si, यहां पे भी हो। अब यहां पे देखें SiO-Si। अब यहां पे हमारे पास इस तरीके से क्रॉस लिंक होगा और यहां पे सिर्फ हमारे पास एक RSi से लगा होगा। यहां पे भी O बना दीजिए और यहां पे इस तरीके से हम लोग N लगा सकते हैं। यहां पे भी R, यहां पे O, और यहां पे इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया क्रॉस लिंक सिलिकॉन, ये हो गया साइक्लिक सिलिकॉन, और ये हो गया लीनियर सिलिकॉन। बस आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा जानते रहें, बाकी अभी हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर सिलिकॉन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखें एक चीज यहां पे आपने देखा होगा, जैसे हम लोगों ने यहां पे R2SiO के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा था जो हमारे पास है रिपीटिंग यूनिट होगी वो R2SiO होगी, जो लिंकेज होगा वो SiO-Si लिंकेज होगा, लेकिन क्रॉस लिंक के अंदर हमारे पास RSiO होता है। अब यहां पे देख लें RSiO, या यहां पे ये करते हैं हम लोग की
अभी इसके आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये प्रिपरेशन होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप होता है क्योंकि 3 बॉन्ड बनाना होता है सिलिकॉन को, तो इसीलिए ये सिर्फ एक होता है। बाकी आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। चले अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लीनियर सिलिकॉन। देखिए लीनियर सिलिकॉन की जो प्रिपरेशन होती है, अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहें तो स्टेटमेंट में भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से लिखना है। पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर सिलिकॉन की जो हमारे पास बेसिक यूनिट है उसके बारे में। सबसे पहले आप हमेशा जानते रहें कि SiO लिंकेज और R2Si, हमारे पास R2SiO ये हमारे पास रिपीटिंग यूनिट आएगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे हमारे पास प्रिपरेशन 2 स्टेप में होगी। पहला R2Cl यानी एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे सिलिकॉन के साथ, और ये इस तरीके से सिलिकॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये बना लेगा R2SiCl2, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है और सिलिकॉन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इस तरीके से इसके बीच में इंसर्शन रिएक्शन होगी कि ये जो सिलिकॉन होगा ये दोनों बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखें आपके पास इस तरीके से यहाँ पे R, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इस तरीके से बन जाएगा R2SiCl2। अब इस R2SiCl2 की रिएक्शन आप करवा दे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। R2SiCl2 प्लस जितने भी क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे उतने मॉलिक्यूल आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो आपको बन जाएगा R2SiCl2 प्लस 2H2O। तो यहां पे देखें हमारे पास जो क्लोरीन और सिलिकॉन के बीच में सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा इसलिए अगर आप यहां पे देखें तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्लोरीन है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कौन सा है? हमारे पास सिलिकॉन है। अब यहां पे देखें यहाँ पे H2O जो बॉन्ड ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव। जब सिलिकॉन पे पॉजिटिव आएगा तो सिलिकॉन पे निगेटिव भी जाएगा, तो R2SiOH का होल ट्वाइस, यानी किस तरीके से बनेगा? देखें RSi, यहां पे भी R, यहां पे OH और यहां पे OH। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि सिलिकॉन पे एक साथ 2 OH ग्रुप है, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कार्बन पे जब आता है कार्बन की साइज छोटी होती है, और कार्बन की साइज छोटी होती है तो उस पे 2 OH ग्रुप होते हैं, तो हिंड्रेंस अप्लाई हो जाता है, इसी वजह से उसके वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन 2 OH को सह सकता है, तो इसीलिए ये आसानी से इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से एक Cl निकला होगा, ये Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और OH निगेटिव, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे निगेटिव आएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया R2SiOH का होल ट्वाइस। क्लियर है? अब इसी मॉलिक्यूल को हम लोग अब यहाँ पे एडिशन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे Si, यहाँ पे हमारे पास R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए Si, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, प्लस Si, R, R, OH, OH। इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएं जितना भी आपको जोड़ना हो। अब देखिए यहां से एक कार्बन, एक सिलिकॉन से H निकालिए, दूसरे से OH निकालिए, हो गया। अगर आप इससे OH एक बार निकाल चुके हैं तो अगली बार इससे H निकालिए। इससे अगर एक बार OH निकाल दिए हैं इस सिलिकॉन से तो दूसरा वाला H निकलेगा। यहां से H निकाले हैं तो यहां से आप OH निकाल दीजिए। अब यहां से H निकला है तो यहां से क्या निकलेगा? OH निकलेगा, है ना। अब यहां पे -H2O, अगर आप यहां पे N लगा दें, 2 मॉलिक्यूल को जोड़ दें, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे -NH2O। अब क्या बनेगा देखें, तो यहां पे बनेगा O, एक बॉन्ड खाली हो गया। यहां पे क्या लगा हुआ इस ऑक्सीजन से? सिलिकॉन, यहां पे R, यहां पे R, उसके बाद फिर यहां पे देखें इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, फिर ये सिलिकॉन आ जाएगा, R आ जाएगा, R। अब देखें इस सिलिकॉन के बाद फिर क्या लगा हुआ है? एक ऑक्सीजन, उसके बाद फिर सिलिकॉन लगा हुआ है R, और यहाँ पे R। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये बन गया लीनियर सिलिकॉन। तो ये हमारे पास लीनियर सिलिकॉन की प्रिपरेशन हो गई। इस तरीके से हम लोग लीनियर सिलिकॉन को प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? अगला देखें हम लोग साइक्लिक सिलिकॉन के बारे में। चले
चल देखिए, अब प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन। साइक्लिक सिलिकॉन में बस कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आप यहां पे देखें 2RCl प्लस SI क्या बना था पीछे, यहां पे ये आके बीच में इंसर्ट हो गया था, क्या बन गया था R2SiCl2। अब इस R2SiCl2 की आप दो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए तो क्या बनेगा R2SiOH का होल ट्वाइस बना था। अब इसी मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से अरेंज करें कि ये हमारे पास क्या हो जाए, ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाए। अब देखिए सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम लोग। अब अभी स्टेटमेंट पीछे और यानी कि जो लीनियर सिलिकॉन था और जो साइक्लिक सिलिकॉन है, उन दोनों में अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें तो हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि व्हेन एल्काइल क्लोराइड या एराइल क्लोराइड, आर का यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, एराइल ग्रुप भी आ सकता है। व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एराइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिलिकॉन देन इट फॉर्म R2SiCl2, then this R2SiCl2 further react with the water molecule then it form R2SiOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पे देखें, इसको इस तरीके से हम लोग अरेंज कर दें तो यहां पे R, यहां पे R और यहां पे OH और यहां पे OH, ये हो गया, क्लियर है, ये यहां पे बन गया। ऐसे ही यहां पे बनाए SiRR, यहां पे OH और यहां पे OH। अगला मॉलिक्यूल फिर ले SI, यहां पे R, अब यहां पे OH और यहां पे OH बन गया। बस आप यहां से एक बार वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, एक बार यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, एक बार आप यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो आपको बन जाएगा यहां पे SiO, SI, यहां पे भी O, यहां पे SI, यहां पे O, सॉरी, ये आपके पास बन जाएगा। यहां पे R लगा दीजिए, यहां पे R, यहां पे R, यहां पे बन गया। इस तरीके से हमको अरेंज करना है। ये हमारे पास साइक्लिक सिलिकॉन हो गया। बस इतना ही करना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है कि ऐसा हमको बहुत टफ है, ये बहुत इजी है। बस आप उसको साइक्लिक वे में अरेंज कर दीजिए 3 तरीके से, बस उसको लिख दीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। लिंक सिलिकॉन, देखिए क्रॉस लिंक सिलिकॉन थोड़ा सा पहले वाले से अलग होगी, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे क्या होगा RCl प्लस SI प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो यहां पे ये बन जाएगा RSiCl3 प्लस H2। क्या बन गया RSiCl3 प्लस H2, पीछे क्या बनता था R2SiCl। अब यहां पे क्या होगा, इस RSiCl3 की रिएक्शन करवा, कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो ये बन जाएगा RSiOH का होल थ्राइस बन गया। बस इसी मॉलिक्यूल को, अब यही मॉलिक्यूल जाएगा क्रॉस लिंक सिलिकॉन की प्रिपरेशन के लिए। तो देखें यहां पे SI, यहां पे R लगा दीजिए, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH, प्लस फिर लगाइए SI, यहां पे R, यहां पे OH, यहां पे भी OH, यहां पे OH, नीचे से भी एक मॉलिक्यूल लेके आइए SiOH, यहां पे भी OH, यहां पे R, यहां पे OH, प्लस SI, यहां पे OH, यहां पे भी OH, यहां पे भी OH, यहां पे R, एक मॉलिक्यूल नहीं रहने दीजिए, बस यहां पे लगा दीजिए N, यहां पे N, यहां पे N, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, बस वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, यहां से भी बस इस तरीके से अब बना दीजिए। क्या बनेगा देखें, SI ऊपर R, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यहां पे SI, यहां पे R, यहां पे भी ऑक्सीजन। अब देखो यहां पे भी ऑक्सीजन होगा, यहां पे भी ऑक्सीजन होगा, यहां पे SI होगा, यहां पे SI होगा, SI के बाद R लगा होगा, यहां पे ऑक्सीजन होगा, यहां पे
इस तरीके से हमारे पास होता है। ये बन गया सिलिकॉन, क्रॉस लिंक सिलिकॉन। इसका नाम क्या होगा? क्रॉस लिंक सिलिकॉन। ये हो गई पूरी प्रिपरेशन लीनियर, साइक्लिक और क्रॉस लिंक सिलिकॉन की। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको यूज पढ़ना होगा। देखिए ये नेचर में टॉक्सिक नहीं होता है, जो सिलिकॉन होते हैं वो नेचर में टॉक्सिक नहीं होते हैं, तो इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक के रूप में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये सब उसके कुछ यूज होंगे, 2-3 यूज आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको हो जाएगा। वरना अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूं कि इसकी यूज के बारे में लिख देता हूं। देखो सिलिकॉन जो होता है वो नेचर में ऑयली होता है और ये हाई टेम्परेचर होता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वैक्यूम पंप में इस्तेमाल करते हैं। और दिस पॉलीमर फॉर्म द वाटर रेजिस्टेंस कोटिंग, और ये वाटर रेजिस्टेंस की कोटिंग में इस्तेमाल, क्योंकि यूज मुझको बहुत ज्यादा याद नहीं है इसीलिए कि लिखा हुआ है। सिलिकॉन रबर आर यूज एज इंसुलेटर फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के इंसुलेटर में काम आता है। और ये कॉस्मेटिक होता है, पहले बताया था मैंने, कॉस्मेटिक यूज होता है। और ये क्या होता है? सिलिकॉन रबर आर मिक्स्ड इन द पेंट टू मेक देम डंप रेजिस्टेंस, ये पेंट में इसका इस्तेमाल होते हैं, पेंट में मिलाते वगैरह हैं। तो ये हमारे पास सिलिकॉन के बारे में था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फास्फाजीन के बारे में पढ़ेंगे। ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर का दूसरा लेक्चर, और उसमें हम लोग फास्फाजीन के बारे में पढ़ेंगे, या इसी को हम लोग फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसके यूज पढ़ेंगे, और इतनी चीजें आपको पढ़नी भी होती है। और फास्फोनाइड, मैंने पहले ही कहा था कि जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलिकॉन पढ़ा था, आज हम लोग फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, या इसका कॉमन नेम होता है फास्फाजीन, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले फास्फाजीन को एक और नाम से जानते हैं, फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रिलिक कंपाउंड। चले, अब फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो होता है PnCl2। क्या होता है? PnCl2 जर्नल स्ट्रक्चर होता है इसका, जर्नल स्ट्रक्चर होता है इसका PnCl2। किस तरीके से होता है? ये हमारे पास फास्फोरस है, इससे लगा हुआ डबल बॉन्ड N, यहां पे एक Cl, एक यहां पे Cl, और इस तरीके से ये हमारे पास होता है PnCl2। क्लियर है? अब देखें PnCl2 में जो यहां पे N का नंबर होता है, नहीं जो इसका बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, ये 3 से लेके 7 तक वेरी करता है। क्योंकि यहां पे देखिए फास्फोरस और नाइट्रोजन है, ऐसा नहीं है कि कार्बन फैमिली का है उसका कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। कैटिनेशन पावर ज्यादा होता है जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, तो इसीलिए इसका जो N की वैल्यू है वो 3 से लेके 7 तक होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है PnCl2 और यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर ले, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा? ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास ये PnCl2 का होल 4 हो तो क्या हो जाएगा? टेट्रा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होगा तो क्या हो जाएगा? पेंटा फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। तो इस तरीके से आप इसको 7 तक लिख लेंगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखें, टेट्रा फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका इस तरीके से इसका जनरल नाम करते हैं कि किस तरीके से इसको होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज पूछी जाती है क्वेश्चन में, वो उसकी प्रिपरेशन पूछी जाती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए प्रिपरेशन इसकी 2 तरीके से होती है, एक होती है NH4Cl प्लस PCl5 और दूसरी एक होती है NH3 प्लस PCl5। इन दोनों मेथड से हम लोग फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को बना सकते हैं। तो यानी आप याद रखें कि जब भी आपको फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को बनाना है तो आपको हर हाल में अमोनियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन करवानी होगी, या अमोनिया की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी होगी। तो बेसिकली इन दोनों में हमारे पास, इन दोनों मेथड से हम लोग फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड या फास्फाजीन की प्रिपरेशन करते हैं।
बात क्लियर है। अब देखो यहां पे दोनों मेथड का इस्तेमाल कर देखिए, अब इस मेथड से यानी NH4Cl प्लस यानी अमोनियम क्लोराइड, यानी पहला वाला जो मेथड है, पहला वाला जो मेथड, ये दूसरा मेथड हमारे पास है। जो पहला मेथड है इससे लेके आप ट्राई से लेके हेप्टा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड कोई भी बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस मेथड से आपको 3 से लेके, मैंने कहा ना कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 से लेके 7 तक होती है, अगर आपको 3 से लेके 7 तक में कोई भी अगर आपको फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड या फास्फाजीन बनाना होगा तो आप इन तीनों में से दोनों की रिएक्शन आपस में करवा देंगे और जितना यहाँ पे आपको नंबर चाहिए उतने नंबर से आप रिएक्शन करवा देंगे। अभी बात समझ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर हमको बनाना है, मैं यहां पे लिखता हूं NNH4Cl प्लस NPCl5, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा PnCl2 का N, ये हमारे पास बन जाएगा। क्या बनेगा? PnCl2 का N। अब यहां पे इस N की यहां पे आप क्या नंबर रखेंगे? इस n की यहां पे आप क्या नंबर रखेंगे? जो भी नंबर रखेंगे वही नंबर आपका यहां भी आएगा। यानी एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे 4 रखें तो यहां भी 4 रखेंगे तो यहां भी 4 रखेंगे। बात क्लियर है? लेकिन इन दोनों मेथड से, यानी दूसरा वाला जो मेथड है, इससे सिर्फ आप 3 और 4 यानी ट्राई और टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को ही बना सकते हैं। इन दोनों मेथड से ट्राई और टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को बना सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले मेथड से, पहले वाले मेथड से आप ट्राई से लेके हेप्टा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड में से कोई भी बना सकते हैं। इतना नोट करें। उसके बाद हम लोग अभी इसकी प्रिपरेशन का बाकायदा स्टेटमेंट के साथ उसको देखते हैं। चलो प्रिपरेशन में देखते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टेटमेंट पहला पॉइंट लिखें, व्हेन इक्विमोलर अमोनियम क्लोराइड एंड phosphorus pentachloride are mixed in sealed tube, then phosphonitrile chloride क्लोराइड आर ऑब्टेन। क्लियर है? चले देखें, यहां पे लिखिए NNH4Cl प्लस NPCl5, यहां पे लिखिए सील्ड ट्यूब। अब यहां पे हमारे पास बन गया PnCl2 प्लस स्मॉल से हमारे पास यहां पे NHCl बना दीजिए। अब देखें यहां पे इसके लिए एग्जांपल मैंने यहां पे लिखता हूं 4NH3 या 3 रखें, 3NH4Cl प्लस 3PCl5, क्या बनेगा? यहां पे आ जाएगा PnCl2 और यहां पे आ जाएगा 3। अब देखें यहां पे हमारे पास कितने यहां पे है? देखिए 5, ये हमारे पास 3 आ गए, 3 इस्तेमाल किए तो 3 आ गए, 3 नाइट्रोजन भी इस्तेमाल हो गए और क्लोरीन 3 दूनी 6। यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 3 और 5 3 15, तो 15 3 कितना हो गया? 18, तो 3 यहां पे इस्तेमाल हो गए प्लस 15 HCl हो गया, नहीं 12 HCl प्लस 12 HCl। इस तरीके से आप यहां पे 4 रख लें, 4NH4Cl प्लस 4PCl5 और यहां पे आप रिएक्शन करवा दें PnCl2 प्लस 4। यहां पे आप देख ले 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, कितना हो गया? 20 4 24 और यहां पे इस्तेमाल कितना हो गया? 8, तो 16 यहां पे हो जाएगा 16 HCl। देख लीजिए बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इस तरीके से पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड हम लोग यहां है, ये लिखते हैं ट्राई एंड टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड are obtained by mixing of equimolar NH3 and PCl5। देखें यहां पे हम लोग लिखे 3NH3 प्लस 3PCl5
यहां पे क्या बनेगा PnCl2, यहां पे क्या आएगा 3। अब यहां पे देखें 5 3 15 15, यहां पे कितने 3 दूनी 6, कितना आएगा 9HCl। इस तरीके से बैलेंस कर ले। दूसरा देखें यहां पे 4NH3 प्लस 4PCl5, जितना आप NH3 लेंगे उतना ही PCl5 भी लेंगे। यहां पे आप कर देंगे 4 प्लस यहां पे कितना आएगा 4 पंचे 20 और यहां पे 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 12HCl। आप इसको नोट कर ले, ये प्रिपरेशन इतनी ही लिखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी है फास्फाजीन की प्रिपरेशन, नोट कर लीजिए। चले अब इसकी देखिए केमिकल प्रॉपर्टी देखिए। अच्छा एक चीज और, फास्फाजीन या फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को ना हम लोग इनऑर्गेनिक रबर बोलते हैं, ये बात याद रखना, इनऑर्गेनिक रबर। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में पहली हेडिंग बनाई इसमें, रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रिएक्शन करवा सकते हैं NaF के साथ C6H5MgBr के साथ। देखिए हम लोग लेते हैं PnCl2, यहां पे मान लीजिए 3 प्लस यहां पे हमारे पास C6H5MgBr। ये जो रिएक्शन होगी ये हमारे पास होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट करता है या रिप्लेस कर देता है। अब न्यूक्लियोफिलिक है तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब देखें इस PnCl2 के अंदर अगर आप देखें हमारे पास ये जो बॉन्ड है इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे एक क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, इस तरीके से है। अब जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ पे अगर आप ये ग्रिग्नाट रिएजेंट को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर निगेटिव, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये C6H5 यहाँ पे इस Cl2 को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कितने हमारे पास है 3 दूनी 6, यहाँ पे आप 6 रखेंगे और यहाँ पे बन जाएगा PnC6H5 का होल ट्वाइस और यहाँ पे लग जाएगा 3, बस हो गया। अब दूसरा रिएक्शन ले लें PnCl2 और यहाँ पे आप 3 लगा लीजिए प्लस NaF, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन माइनस, यहाँ पे सोडियम पे माइनस, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा PnF2, यहाँ पे बन जाएगा 3। अब आगे प्लस करके आप NaCl2 लगा लीजिए, NaCl 2 मॉलिक्यूल है, नहीं 6 मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल लगा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे यानी रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल में हम लोग जितने भी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाएंगे फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड से, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग सिर्फ उसमें एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेंगे, बस इसको नोट कर लीजिए आप। रिएक्शन विद H2O, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना इसको, क्योंकि ये इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं PnCl2 के होल था यानी फास्फाजीन को। देखें P, उसके बाद डबल बॉन्ड N, यहाँ पे P, फिर यहाँ पे N, यहाँ पे P, यहाँ पे N, है ना। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारे पास बन गया, जस्ट लाइक बेंजीन की तरह बनता है। ये हमारे पास बन गया फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड PnCl2 का होल थ्राइस, यानी इसका फास्फाजीन का ये स्ट्रक्चर। अब इसकी रिएक्शन करवाओ H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ, क्लियर है। अब इधर देखो हमारे पास ये H2O है ना, H2O देखना ध्यान से, H2O है, H2O ब्रेक डाउन कैसे होगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव, यही तो होगा। अब ये OH निगेटिव क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। यहां पे देखो इस फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये OH निगेटिव कहां आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही ये Cl यहां पे ब्रेक होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये OH निगेटिव इसके साथ आएगा। तो क्या बन जाएगा आप देखना बस,
है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक OH, यहाँ पे भी एक OH, यहाँ पे भी एक OH, यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल, -6 HCl भी लिख दीजिए क्योंकि ये 6 HCl बनेगा। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सर एक एटम पर 2 OH ग्रुप है तो यहां से H2O एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे हम लोग जो ये केस पढ़ के आए हैं वो कार्बन के केस में पढ़ के आए। कार्बन की साइज बहुत छोटी होती है, उसकी वजह से कार्बन 2 OH ग्रुप को लेके सर्वाइव नहीं कर पाता, इसीलिए वहां से ये H2O के फॉर्म में निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा आइटम है, ये फास्फोरस है। फास्फोरस की साइज बड़ी होती है, इसमें 3D वैकेंट 3D0 ऑर्बिटल भी होता है, तो ये आसानी से OH ग्रुप को सरवाइव कर लेता है। लेकिन यहाँ पे देखो फिर भी क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये H है, तो है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव यहाँ पे आता है। ऐसे ही इस वाले को भी इस तरीके से भी यहाँ पे देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव यहाँ पे चला जाता है। ऐसे ही हर एक जगह पे जो ये हमारे पास हाइड्रोजन है वो यहाँ पे बैलेंस होने के लिए आ जाता है, और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इसके ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हुआ। जैसे ही ये निगेटिव के फॉर्म में आएगा तो ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अब ये जो H हमारे पास यहाँ पे रिलीज हुआ था वो इस नाइट्रोजन से आके लग जाएगा, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर थोड़ा सा ये रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज करती है। तो यहाँ पे देख ले, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। इस तरीके से हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो अपने आप को रीअरेंज कर लिया। जैसे ही ये वाला देखो, जैसे ये वाला यहाँ पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ब्रेक होगा तो ये इसके ऊपर आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला डबल नेगेटिव यहाँ पे जाएगा। अब जितने भी H पॉजिटिव ये रिलीज होंगे, यहाँ से एक H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा, वो इस नाइट्रोजन से जाके अटैच हो जाएंगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से, जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ये रीअरेंजमेंट जरूर दिखाना होगा, ऐसा नहीं कि आप इसको यहीं पे रोक देंगे, बना लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए रिएक्शन करें, PnCl2 होल 4 के लिए यही रिएक्शन करें, वहां पे मैंने ट्राई के लिए करवाया था, टेट्रा के लिए। आप टेट्रा के लिए बस स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दे, यहाँ पे N, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे P, उसके बाद यहाँ पे N, यहाँ पे P, यहाँ पे N, यहाँ पे P, इस तरीके से 1 2 3 4 हो गया। डबल बॉन्ड को अल्टरनेट कर दो, हो गया। बस फास्फोरस पे क्लोरीन लगा दो, तो क्या होगा, H2O से करवाएंगे तो यहां से OH OH आएगा, सब पे OH आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। फिर उसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होगा वो नाइट्रोजन के पास इस तरीके से NH हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। जिस तरीके से आपने पीछे वाले में करवाया था उसी तरीके से आप इसको ट्राई करवाएंगे। आप इसको ट्राई करें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, NH3। चले देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, PN, यहां पे P, यहां पे N, Cl Cl Cl, डबल बॉन्ड इस तरीके से कर दिए, प्लस आप NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं। देखिए अब NH3 को ब्रेक कैसे करेंगे, NH2 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ पे भी Cl है, ये इसके ऊपर आएगा तो निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये निगेटिव कहाँ जाएगा, फास्फोरस पे। ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। तो जितने NH2 होंगे वो इस पोजीशन या इस पोजीशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आएगा,
तो यहां पे हमारे पास देखो, यहां पे आ जाएगा NH2, यहां भी NH2, NH2, यहां भी NH2 और यहां भी NH2 हो गया। सब एक क्लोरीन को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखें, अब यहां पे इसको थोड़ा इस हाइड्रोजन को इस तरीके से कर दे, दोनों हाइड्रोजन को इस तरीके से कर दे तो हमारा काम थोड़ा भी आसान हो जाएगा। हो गया। यहां से आप NH3 को निकाल दीजिए, यहां से क्या करें, NH3 को निकाल दीजिए। तो कितने NH3 निकले, -3 NH3। तो क्या बनेगा, देखिए यहां पे N, यहां पे भी N, यहां पे P, यहां पे P, यहां पे N और यहां पे इस तरीके से। अब देखें, डबल बॉन्ड जिस तरीके से लगा है उस तरीके से लगा दें। तो इस फास्फोरस पे एक NH2 यहां से निकल गया, एक हाइड्रोजन निकला, तो ये वाला बॉन्ड खाली हुआ, तो ये बॉन्ड किससे कंप्लीट होगा, इससे। डबल बॉन्ड NH, फिर यहां पे भी डबल बॉन्ड NH और यहां पर भी डबल बॉन्ड NH। इस तरीके से हमारे पास ये अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है। अब आप इसकी रिएक्शन इस वाले कंपाउंड है इसके साथ करवाइएगा, PnCl2 का होल 4, इसके साथ रिएक्शन करवाइए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बस देखिए यहां पे आप इस तरीके से, यहां पे N, यहां पे N, यहां पे P, यहां पे N, यहां पे P, यहां पे N, बस अल्टरनेट में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड पे क्लोरीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्लोरीन। बस आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। अब इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिएगा NH3 के साथ। तो ये हमको इतना फास्फाजीन के बारे में पढ़ना था और इतना ही आपको पढ़ना भी पेपर में है। बाकी इसके यूज है, तो यूज के लिए क्या है, यूज के लिए आप थोड़ा सा देख लेंगे कि इसके यूज बेसिकली क्या होते हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पे कैटलिस्ट में इस्तेमाल होता है, फ्लेम में इस्तेमाल होता है, और ये फाइबर वगैरह के इस्तेमाल में बनाने के इस्तेमाल होता है। तो इसको अलग अलग इसके यूज है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं से कि इसके यूज क्या है। बाकी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो यही है, और केमिकल प्रॉपर्टी इसकी जानिए, इनऑर्गेनिक रबर इसको बोलते हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।